गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है शुष्क कृषि का पार्ट नंबर 5। शुष्क कृषि का पार्ट नंबर 5। शुष्क कृषि का पार्ट नंबर 5। अब हमने कल इसमें पढ़ा था कि सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो पहला इसमें हमने कल पढ़ा था नमी संरक्षण का सिद्धांत। क्या पढ़ा था? नमी संरक्षण का सिद्धांत। और आज दूसरा है फसल प्रबंधन का सिद्धांत। दूसरा क्या है? फसल प्रबंधन का सिद्धांत। तो दूसरा लिखो इसमें शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत। ये हमने दूसरा टॉपिक है इसका सिद्धांतों में। तो इसमें देखिएगा कि होता क्या है। फसल प्रबंधन का सिद्धांत में क्या होता है, मुख्यतः अपन ध्यान रखते हैं तो कि शुष्क क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं। शुष्क क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, उन फसलों की कौन सी किस्में उगाते हैं। ठीक है। फिर जुताई का ढंग कौन सा होना चाहिए, कि कब ज्यादा गहराई करनी चाहिए, कम गहराई करनी चाहिए। फिर है कि बुआई का समय क्या रखा जाता है, कौन सी फसल की बुआई का समय क्या रहता है। फिर है बीजोपचार है, क्या है, बीजोपचार की मात्रा देखी जाती है। फिर है खाद उर्वरक की मात्रा देखी जाती है कि कौन सी फसल में कितना खाद उर्वरक की मात्रा देनी चाहिए। बीज दर देखी जाती है। ठीक है। फिर है बुआई की विधि देखी जाती है। ये सारी चीजों का अपना देख कर इसमें फसल प्रबंधन के सिद्धांत में तो लिखिएगा इसमें शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन आवश्यक होता है। फसल प्रबंधन आवश्यक होता है। इसमें मुख्यतः फसलों का चयन, किस्मों का चयन, फसलों का चयन, किस्मों का चयन, जुताई, बुआई एवं खाद व उर्वरक तथा खरपतवार नियंत्रण आदि सिद्धांतों की पालना की जाती है। आदि सिद्धांतों की क्या की जाती है, पालना की जाती है। बात करें इसमें पहला पॉइंट, ये तो शुष्क कृषि का फसल प्रबंधन का सिद्धांत हो गया। अब इसमें पहला पार्ट कौन सा है वो देखिएगा। इसमें पहला है ए पॉइंट लिखना, इसमें फसलों का चुनाव। ठीक है, कि कौन सी अपन ऐसी फसल का चयन करें जो शुष्क कृषि में आसानी से अपन को प्रोडक्शन दे सके। तो
इसमें लिखो शुष्क क्षेत्र में सूखा सहनशील फसलों व उनकी किस्मों का चयन करके कम अवधि में पकने वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए। कम अवधि में पकने वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिखना, जैसे बाजरा है, ज्वार है, मूंग है, गंवार है। बाजरा, ज्वार, मूंग, गंवार, उड़द व मूंग। ये जो फसलें हैं वो कम समय में पक जाती है और ये सूखा सहनशील होती है। क्या होती है? सूखा सहनशील होती है। मतलब ये सूखे से लड़ने में इनकी कैपेसिटी होती है। ये हो गया। तो पहला इसमें पॉइंट हो गया फसलों का चुनाव। शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत में पहला पॉइंट कौन सा हो गया? फसलों का चुनाव। अब दूसरा लिखते हैं किस्मों का चुनाव। दूसरा पॉइंट कौन सा है? किस्मों का चुनाव। किस्मों का चुनाव में क्या है? जो अपने पहले सारणी पढ़ ली ना, सारणी की कौन सी किस्म कितने समय में पकते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर मैंने हर क्रॉप की आपको सारणी लिखवा रखी है, तो वो सारणी इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे देखो इसमें कम अवधि में अधिक उपज देने वाली, कम अवधि में अधिक उपज देने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए। कम अवधि में अधिक उपज देने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। ये अब इसमें आपकी जो पहले सामने में रहती है किस्मों वाली, तो वो आ जाती है। अब तीसरा पॉइंट इसमें खेत की तैयारी या जुताई, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड या कल्टीवेशन ऑफ फील्ड, ठीक है। किस्मों का चुनाव क्या होता है कि जो वैरायटी है उसका अपन क्या कहते हैं? चयन करते हैं। तो इसमें देखिए खेत की जुताई में लिखो इसमें। अब इसमें ये देखो कि खरीफ ऋतु में, ये ध्यान रखो, खरीफ ऋतु में जो फसलें बोई जाती है उनके लिए जो पहले खेत की तैयारी की जाती है, तो उस वक्त खेत की गहरी जुताई की जाती है। खरीफ ऋतु की फसलों की बुआई से पूर्व खेत की तैयारी करते समय खेत में गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो वर्षा का जो पानी है वो नीचे की सतहों में आसानी से चला जाए। तो वहां पे क्या नमी की मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। एक तो यह है। फिर जैसे रबी है, तो रबी सीजन में जो फसलें उगाते हैं, तो रबी सीजन में फसलें उगाने के लिए क्या करते हैं? खेत की तैयारी तो करते हैं, लेकिन वहां पे जो जुताई होती है वो कम गहरी की जाती है। जुताई की जाती है कम गहरी, ताकि जो मर्दा नमी है वो वाष्पकण के रूप में ऊपर ना उड़े और वो जो
नमी है वो फसलों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो इसमें लिखिएगा खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए। खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के लिए गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे वर्षा का जल अत्यधिक मात्रा में संरक्षित हो सके। ठीक है, जितना नीचे पानी जाएगा वो क्या होगा, संरक्षित हो रहा है, मृदा में ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, जबकि रबी फसल के लिए कम जुताई की आवश्यकता होती है या कम जुताई करनी चाहिए, कम जुताई करनी चाहिए, जिससे मृदा में उपस्थित नमी फसलों को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत में आपने ये लिख लिया कि फसलों का चयन करते हैं, किस्मों का चयन करते हैं, बुआई की विधि देखी जाती है, जुताई की विधि देखी जाती है, खाद और उर्वरक की मात्रा देखी जाती है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है फसलों का चुनाव। तो फसलों का अपन चुनाव ऐसे करते हैं जो सूखा सहनशील हो और कम अवधि में पक जाती हो, उनका चुनाव करते हैं। जैसे बाजरा है, जवार है, मूंग है, मोठ है, गंवार है, उड़द है। ठीक है, फिर है किस्मों का चुनाव में कम अवधि में पककर अधिक उपज देने वाली किस्मों का चुनाव कर लिया। ठीक है, अब आता है तीसरा खेत की तेज। तो खरीफ ऋतु में जो फसलें बोई जाती है उनके लिए हमेशा गहरी जुताई कर देनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो वर्षा का पानी है वो आएगा और मृदा धातु के नीचे चला जाएगा, तो मृदा के परतों में समा जाएगा। ठीक है, ये फिर आता है उसके बाद खरीफ के बाद अपनी कौन सी सीजन आती है, रबी सीजन आती है। कौन सी आती है, रबी सीजन। तो रबी सीजन में अपन जो फसलों की बुआई करते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर खेत की तैयारी करेंगे। तो खेत की तैयारी क्या करेंगे, कम गहरी करेंगे। खेत की तैयारी क्या करेंगे, कम गहरी। अगर ज्यादा गहरी करेंगे तो वहां पे जो मृदा नमी है वो वाष्प के रूप में क्या है, ऊपर उड़ जाती है। तो इसमें क्या नमी बनी रहेगी, कम गहरी तय करेंगे तो नमी बनी रहेगी, और नमी बनी रहेगी तो फसलों को क्या रह जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। ये हो गया। अब आता है इसी में खेत तैयार होगी। अब है बुआई का समय। चौथा पॉइंट कौन सा है, बुआई का समय। यहां पे डालो मैं टॉपिक नाम बुआई का समय। लिखो इसमें बुआई का समय डी पॉइंट।
कौन सा है? डी पॉइंट लिखना, बुआई का समय, बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग। इसमें देखिएगा फसलों पर या सॉरी फसलों की सही समय पर, इसमें लिखो फसलों की सही समय पर, फसलों की सही समय पर बुआई न करने पर, बुआई न करने पर, फसलों की सही समय पर बुआई न करने पर फसल की उपज पर, फसल की उपज पर, फसल की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फसल की उपज पर क्या पड़ता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः इसके लिए फसलों की सही समय पर बुआई कर देनी चाहिए। अतः इसके लिए फसलों की सही समय पर क्या कर देनी चाहिए? बुआई कर देनी चाहिए। जैसे खरीफ ऋतु में 15 जून से 10 जुलाई के मध्य, 10 जुलाई के मध्य बुआई करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। ठीक है। जबकि रबी में बोई जाएगा फसलों की बुआई, जबकि रबी में बोई जाने वाली फसलों की बुआई, फसलों की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य कर देनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में नोट आपको लाइन लिखनी है कि सरसों की बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य करनी चाहिए। अब आपको पता है कि सर्दियों में सबसे पहले जिस फसल की बुआई की जाती है वो कौन सी है? सरसों। वो कौन सी है? सरसों। और इसकी बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य कर देनी चाहिए। ठीक है। फिर यहीं पे लिखना शुष्क खेती के लिए बीज दर, ये भी नोट डाउन लिखना। शुष्क खेती के लिए बीज दर सामान्य से 10 से 15% अधिक रखी जाती है।
अधिक रखी जाती है। कितनी? 10 से 15% अधिक रखी जाती है क्या? बीज दर। जैसे मान लो किसी फसल की अपने, जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं की एवरेज क्या होती है? 100 केजी बीज दर होती है। गेहूं की एवरेज क्या होती है? 100 केजी बीज दर होती है। तो 100 केजी की जगह पर शुष्क खेती कर रहे हैं तो वहां पर लगभग 115 केजी बीज दर काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 से 15% अधिक हो गई। ठीक है, अब आता है इसी में देखो, अगर मृदा में नमी की मात्रा, ये भी नोट डाल रखना, अगर मृदा में नमी की मात्रा कम होती है, नमी की मात्रा कम होती है, तो अगर मृदा में नमी की मात्रा कम होती है तो पौधों की संख्या कम कर देनी चाहिए। क्या है? तो पौधों की संख्या क्या कर देनी चाहिए? कम कर देनी चाहिए। फिर नोट आगे लिखना आपको कि पौधों को फाड़ने की क्रिया, ये लिखो, आवश्यकता से अधिक उगे हुए पौधों को उखाड़ने की क्रिया, रोगिंग कहलाती है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में उगे हुए जो पौधे होते हैं उनकी क्या की जाती है? छटनी, होल्डिंग। ठीक है, तो उससे अपन क्या करते हैं? उखाड़ रहे हैं, उसकी जगह क्या करते हैं? रोगिंग। क्या कहते हैं? रोगिंग। ठीक है, ये हो गया। अब 5वां पॉइंट आता है बीजोपचार। की पॉइंट कौन सा है? बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट। तो इसमें लिखो, बीजों को बुआई से पूर्व बीजों को बुआई से पूर्व पानी में भिगोकर छाया में सुखाकर, पानी में भिगोकर छाया में सुखाकर कवकनाशी रसायनों से उपचारित करके बोना चाहिए। ठीक है, बीजों को बुआई से पूर्व पानी में भिगोकर छाया में सुखाकर कवकनाशी रसायनों से उपचारित करके क्या करना चाहिए? बोना चाहिए। लिख लिया। इसमें लिखो, अनाज वाली फसलों के बीजों को अनाज वाली फसलों के बीजों को एज़ोटोबैक्टर व
स्पाइरलम, एंजियोस्पाइरलम, एजिटोबैक्टर व एंजियोस्पाइरलम से उपचारित करना चाहिए। एजिटोबैक्टर एंजियोस्पाइरलम से उपचारित करना चाहिए तथा कभी कभी पीएसपी तथा कभी पीएसपी का पूरा नाम लिखो, फास्फोरस विलेयकारी जैव उपलक्ष्य, फास्फोरस विलेयकारी जैव उर्वरक, फास्फोरस विलेयकारी जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए। ठीक है, तथा दाल वाले फसलों को, ये नोट डाल लेना, दाल वाली फसलों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आता है छठा पॉइंट, होता है बुआई की विधि। छठा पॉइंट कौन सा है? बुआई की विधि। छठा पॉइंट बताओ, एफ देना, बुआई की विधि। बुआई की विधि, तो इसमें लिखो आप फसलों की बुआई, पंक्तियों में उनकी दूरी के अनुसार, करनी चाहिए। ये चीज आपने लिखा है प्रत्येक क्रॉप में R × P × डेप्थ की दूरी। ठीक है, फिर एक खाद उर्वरक, जी पॉइंट आता है अपने खाद एवं उर्वरक, इसमें लिखिएगा शुष्क खेती में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, शुष्क खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना चाहिए एवं जैविक खादों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। ठीक है, जैविक खादों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। जैविक खादों का प्रयोग अधिक किया जाता है क्योंकि फसल में अपन जैविक खाद डालेंगे तो उसको फसल को क्या है, पानी की मात्रा की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, फिर इसी में डॉट डाल के हमने लिखा है यहाँ पे शुष्क खेती में
शुष्क खेती में नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी चाहिए। शुष्क खेती में नाइट्रोजन की मात्रा क्या करनी चाहिए? कम देनी चाहिए। कम क्यों दी जाती है? अगर मान लो हमने शुष्क खेती में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा दी तो पौधा क्या करता है? वृद्धि ज्यादा करेगा। नाइट्रोजन की मात्रा को डालेंगे तो पौधा क्या करेगा? वृद्धि ज्यादा करेगा। तो वृद्धि ज्यादा करता है ना, तो क्या होता है कि फिर मृदा में जो नमी है उस नमी का भी क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा। तो इस वजह से हमको उस क्षेत्र में क्या करनी चाहिए? नाइट्रोजन की मात्रा क्या कर देनी चाहिए? कम कर देनी चाहिए। फिर है खरपतवार नियंत्रण। H पॉइंट देखो इसमें, H पॉइंट खरपतवार नियंत्रण। H पॉइंट है इसमें खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण तो इसमें लिखो आवश्यकता अनुसार खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार क्या करना चाहिए? खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। एवं खरपतवार नियंत्रण में मुख्यतः फसल चक्र को अपनाना चाहिए। फसल चक्र को अपनाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आता है इसमें आई पॉइंट। आई पॉइंट आता है इसमें मिश्रित फसल। मिश्रित फसल एक तो होती है मिश्रित खेती, एक होती है मिश्रित फसल। मिश्रित खेती में तो क्या होता है कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन संबंधी क्रिया की जाती है, वो तो होती है मिश्रित खेती। वो तो क्या होती है? मिश्रित खेती। और मिश्रित फसल में क्या होता है? एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की क्या की जाती है? बुआई की जाती है। तो वो क्या होता है? मिश्रित फसल। तो इसमें लिखो प्रतिकूल मौसम या जलवायु परिवर्तन से प्रतिकूल मौसम या जलवायु परिवर्तन से फसलों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलों को एक साथ बोना चाहिए। ठीक है, उसे
मिश्रित कहते हैं, उसे मिश्रित फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे मक्का की दो कतारों के बीच में एग्जाम्पल लिखना है इसमें, जैसे मक्का की दो कतारों के बीच में मक्का की दो कतारों के बीच में दो कतारें उड़द की बोना, दो कतारें उड़द की बोना। ठीक है, या मूंगफली के खेत में 6 कतारों के मध्य 6 कतारों के मध्य दो कतारें तिल की बोना चाहिए। ये चीज आपने देखी होगी मूंगफली वाले जगह। मूंगफली वाले तो अपना आप देखते हैं कि मूंगफली की जो कतारें होती है उनके बीच में कभी कभी 2 कतारें या 3 कतारें किसकी होती है, तिल की होती है। ठीक है, इतना आज के लिए इतना है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे फसल चक्र कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कल।